नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एम्ब्रोज़। स्वागत करता हूं आप सबों का अपने यूट्यूब चैनल एम्ब्रोज़ अम्बेडकर पर। दोस्तों, बहुत दिनों के बाद मैं ऐसा वीडियो बनाने जा रहा हूं जिसमें मेरा फेस रिवील होगा। तो दोस्तों, प्लीज़ वॉच दिस वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में मेरा कंसर्न रहने वाला है उन बातों के साथ जो बात बहुत महत्वपूर्ण है उन लोगों के लिए जो इंग्लिश को सीखना चाहते हैं, इंग्लिश को समझना चाहते हैं और इंग्लिश के बारे में अपनी समझ को विकसित करना चाहते हैं। क्योंकि दोस्तों, जिस तरह से हिंदी है, संस्कृत है, फ़ारसी है, उर्दू है, उसी तरह से इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है। और मैं आप सबों के लिए इंग्लिश के बारे में एक फैक्ट को रिवील कर देना चाहता हूँ आप सबों के सामने कि इंग्लिश इज़ नॉट अ प्योर लैंग्वेज। दोस्तों, इंग्लिश एक शुद्ध भाषा नहीं है। क्यों? क्या? कैसे इसे साबित कर सकते हैं? तो दोस्तों, इसे साबित करने के लिए हमारे पास जो फैक्ट है वो फैक्ट ये कहता है कि इंग्लिश एक ऐसा लैंग्वेज है दुनिया का जिसका डिक्शनरी सबसे बड़ा है। इतना बड़ा डिक्शनरी किसी भी अन्य लैंग्वेज का नहीं है। क्यों? क्योंकि जब इस लैंग्वेज की शुरुआत हुई तो इस लैंग्वेज ने पूरी दुनिया पर राज किया अपने शुरुआत के कुछ समय के बाद और इस तरह से इसे वर्ल्ड का लीडिंग लैंग्वेज कहा जाने लगा। और इसी दौरान क्या हुआ कि इस लैंग्वेज ने अपने डिक्शनरी में ऐसे ऐसे वर्ड्स को इंक्लूड किया जो वर्ड डायरेक्ट रिलेटेड नहीं है इंग्लिश लैंग्वेज से। और हम कह सकते हैं कि इंग्लिश इज जस्ट लाइक अ वेल। इंग्लिश एक कुआं के समान है जिसमें दुनिया के बहुत सारे भाषाओं के शब्दों को एक बाल्टी के द्वारा बार बार डाला गया है। दैट्स वाई द डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश हैज़ बिकम द लार्जेस्ट डिक्शनरी ऑफ एनी लैंग्वेज इन दिस वर्ल्ड। एंड that's why it says that English is not a pure language because words from different languages from all over the world have been poured into this language. That's why the statement which I mentioned before that may be right, and I don't know it is correct or wrong, but according to me this may happen, the cause of English becoming a impure language. दोस्तों, अब इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश हम कैसे सीखें? तो दोस्तों, इंग्लिश के लिए तो सबसे जो ज़रूरी बात है वो है वर्ड पावर। तो वर्ड पावर को इंक्रीज़ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वर्ड को रिमेंबर करना पड़ेगा। लेकिन रिमेंबर लर्न बाय रोट इट इज़ वेरी हार्ड फॉर दोज पर्सन्स हु वांट टू स्पीक इंग्लिश। करें क्या इसके लिए? इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि डेली बेसिस पर आप कम से कम 5 वर्ड्स को याद करें, उसे अपने डेली लाइफ में यूज़ करें और छोटे छोटे इंग्लिश सेंटेंसेस को बना कर यूज़ करें। तब आप क्या कर पाएंगे कि इंग्लिश को बोलना शुरू कर पाएंगे। दोस्तों, मैंने बता दिया कि इंग्लिश क्या है, एक इम्प्योर लैंग्वेज है क्योंकि बहुत सारी भाषाओं के शब्दों का इसमें मिलन हुआ है और इस कारण से अंग्रेजी भाषा का जो शब्दकोश है, डिक्शनरी है, वो दुनिया का सबसे बड़ा डिक्शनरी है वर्तमान में भी। दोस्तों, अब बात करते हैं इंग्लिश ग्रामर की। इंग्लिश ग्रामर क्या है? जिस तरह से हम कहते हैं कि ग्रामर क्या है, व्याकरण क्या है, तो व्याकरण उस शास्त्र को कहते हैं जिसे पढ़ने से मनुष्य व्याकरण उस शास्त्र को कहते हैं जिसे पढ़ने से मनुष्य किसी भी भाषा को पढ़ना, लिखना, बोलना, सुनना बहुत अच्छे तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से सीखता है, उसे ही व्याकरण कहते हैं। लाइक द सेम वी कैन से दैट इंग्लिश ग्रामर इज सच अ सिस्टम बाय विच वी कैन लर्न हाउ टू स्पीक इंग्लिश, हाउ टू रीड इंग्लिश, हाउ टू लिसन इंग्लिश, हाउ टू राइट इंग्लिश, एंड दैट सिस्टम और दैट मीडियम इज कॉल्ड इंग्लिश ग्रामर। दोस्तों, अब अंग्रेजी ग्रामर की बात हो गई। अब हम क्या बात करना चाहते हैं? हम ये बात करना चाहते हैं कि जिस तरह से सभी भाषाओं में वर्ण है तो इस भाषा में लेटर है। इंग्लिश में क्या है? लेटर है। एंड देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। एंड व्हाट आर दे आर ए बी सी डी टू जेड। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। दोस्तों, अगर हम इसे बांटने की बात करें, इसकी क्लासिफिकेशन की बात करें, तो जब इसे हम लिखने के तरीक़ों के आधार पर बांटते हैं तो इसे हम कहते हैं कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर, छापे के बड़े अक्षर और छापे के छोटे अक्षर। लेकिन जब हम साउंड के बेसिस पर इसे बांटते हैं तो हम कह सकते हैं वोवेल लेटर, कॉन्सोनेंट लेटर और बीच वाला आता है माइनर जिसे हम कहते हैं सेमी वोवेल। वोवेल लेटर में 5 आते हैं, ए ई आई ओ यू, और कॉन्सोनेंट में आते हैं 26 में से अगर आप 5 घटा देते तो 21 में आते हैं आपको बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स जेड वाई। दोस्तों, इसमें से जो कॉन्सोनेंट में मैंने डब्ल्यू और वाई का नाम लिया, वो डब्ल्यू और वाई क्या है? बहुत महत्वपूर्ण है। ये कभी क्या करते हैं? कॉन्सोनेंट के रोल को अदा करते हैं और कभी वोवेल के रोल को अदा करते हैं, इसीलिए इसे सेमी वोवेल कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब आगे क्या बात करना चाहते हैं? हम ये बात करना चाहते हैं कि जब बहुत सारे ये 26 लेटर, बहुत सारे नहीं, ये लिमिटेड 26 लेटर जब आपस में मिलते तो ये किस चीज़ का निर्माण करते हैं? दोस्तों, ये निर्माण करते हैं अल्फ़ाबेट का, जिसे हम हिंदी में वर्णमाला कहते हैं। तो अल्फ़ाबेट का अगर हम डेफिनेशन बनाना चाहें तो वी कैन से दैट अल्फ़ाबेट इज जस्ट लाइक अ गार्लैंड ऑफ लेटर्स व्हिच इज इन नंबर 26।
जो कि संख्या में 26 हैं, उसके समूह को, उसके माला को वर्णमाला कहते हैं, अल्फ़ाबेट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे ये बात करना चाहते हैं कि ये जो हम लेटर को समझे, अल्फ़ाबेट को समझे, कॉन्सोनेंट समझे, वोवेल समझे, सेमी वोवेल समझे, इसके आगे क्या समझना चाहिए दोस्तों? जिस तरह हम बोलते हैं पटना, तो पटना, ये जो पट है, ना है, पटना वर्ड में ये क्या है दोस्तों? ये सिलेबल्स हैं। इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ने में अक्सर मतलब बेसिक रूप से समस्या होती है और इस कारण से इंग्लिश की पढ़ाई लिखाई थोड़ा सा पीछे हो जाता है। इसे पढ़ना अगर आ जाए तो लोग इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, उसको सीख सकते हैं आसानी से। तो कैसे सीखें? तो हमें इसे सिलेबल्स में तोड़ना होता है। सिलेबल्स क्या है तो हम बता देते हैं कि ये सिलेबल्स शब्द का ही टुकड़ा होता है। सिलेबल्स इज जस्ट लाइक अ पार्ट ऑफ वर्ड इन विच दैट वर्ड कैन बी ब्रोकन, और जिसमें उन वर्ड्स को तोड़ा जा सकता है। जैसे मैंगो, मैंगो, मैंगो में 2 सिलेबल्स आ रहे हैं, मैंगो। तो अगर सिलेबल्स के आधार पर हम वर्ड्स को बांटना चाहें तो वो सब हो सकते हैं मोनोसिलेबिक वर्ड्स, डाइसिलेबिक वर्ड्स और बाइसिलेबिक वर्ड्स, ट्राइसिलेबिक वर्ड्स, और 3 सिलेबल्स के बाद इसे हम कह देते हैं पॉलीसिलेबिक वर्ड्स। 3 से ज़्यादा सिलेबल्स वाले वर्ड को, जिससे अगर हम मोनोसिलेबिक की बात करें तो पुट, बट, कट, सट, दिस आर मोनोसिलेबिक वर्ड्स। अगर डाइसिलेबिक की बात करें तो मैंगो, पटना, मदर, दिस वर्ड्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ डाइसिलेबिक वर्ड्स। और अगर हम ट्राइसिलेबिक की बात करें तो बहुत सारे बना सकते हैं। एग्जाम्पल्स आप खुद सोचें, जैसे मधेपुरा, मधेपुरा, there are 3 syllables in the word Madhepura. So many examples you can find out whenever you start your research in order to learn English language. दोस्तों, अब मैं कहना चाहता हूँ कि आप अगर मेहनत करेंगे तो इंग्लिश कोई चीज़ नहीं है, कुछ भी सीख सकते हैं। एक बच्चा जो जन्म लेता है और उसे कुछ नहीं आता, वो हिंदी, इंग्लिश, ना जाने कितनी भाषाओं को बोल सकता है अपनी प्रैक्टिस के बेसिस पर। इसीलिए तो कहा जाता है कि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। नॉट ओनली मैन, एवरीथिंग इज़ मेड परफेक्ट थ्रू प्रैक्टिस। जैसे आप कोई नई कलम खरीदते हैं और वो नई कलम शुरुआत में नहीं चलता है सही से, और कई बार घिसने के बाद उस कलम में फ्लुएंसी आ जाती है, एंड दैट पेन रन्स फ्लुएंटली, and that's why I say that again and again, practice makes perfect. Everyone is made perfect through practice. दोस्तों, अब अगर हम बात क्या करेंगे, हमने अल्फ़ाबेट को समझा, उसके बाद हमें समझना है शब्दों को, शब्दों के विभेद को, शब्दों के क्लासिफिकेशन को। तो दोस्तों, अगर बात करें तो इन सारी बातों को, वर्ड्स के क्लासिफिकेशन को हम पढ़ते हैं किसके अंतर्गत? तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच की संख्या 8 है। अगर हम इसकी परिभाषा बनाना चाहते तो कैसे बना सकते हैं? दोस्तों, अगर आप पार्ट्स ऑफ स्पीच की परिभाषा बनाना चाहते हैं तो इस तरह से कह सकते हैं कि अंग्रेजी भाषा में जितने भी शब्द हैं, उन्हें उनके कार्य के अनुसार, उन्हें उनके सेंटेंसेस में प्लेसमेंट्स के अनुसार 8 भागों में बांटा गया, और प्रत्येक 8 भाग को पार्ट ऑफ स्पीच कहा जाता है। इन इंग्लिश व्हाट कैन वी से? वी कैन से दैट in English language all the words have been classified into 8 groups or parts according to their placements in the sentences and according to their works in the sentences, and each and every part of those 8 parts is called a part of a speech. And if we talk about what are those parts, they are noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction and interjection. This way we completed our 8 parts of speech. आगे हम क्या कहना चाहते हैं? हम कहना चाहते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो पहला भाग है वो है नाउन। और दोस्तों, नाउन को 2 तरीकों से आजकल पढ़ा जाने लगा है। एक क्या है? एक है मॉडर्न तरीके से और एक है क्लासिकल तरीके से। तो क्लासिकल क्लासिफिकेशन में अगर हम बात करेंगे तो नाउन 5 टाइप्स के होते हैं। देयर आर 5 काइंड्स और टाइप्स ऑफ नाउन्स इन क्लासिफिकेशन, क्लासिकल क्लासिफिकेशन। व्हाट आर दे? दे आर प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। ओके दोस्तों, और अगर हम मॉडर्न क्लासिफिकेशन की बात करते हैं जिसमें प्रॉपर को अलग रख देते हैं और दो को एक साथ कर करके 3 बना लेते हैं, तो यानी प्रॉपर, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। वो जो पिछला वाला क्लासिकल क्लासिफिकेशन है नाउन्स का, उसी को ऑर्गेनाइज करके मॉडर्न क्लासिफिकेशन का इवैल्यूएशन किया गया है। कैसे? तो अगर हम कलेक्टिव का और कॉमन का एक ग्रुप बनाते हैं तो उसे काउंटेबल कहते हैं, क्योंकि अगर आप गौर करेंगे तो कलेक्टिव नाउन को आप काउंट कर सकते हैं और कॉमन नाउन को भी काउंट कर सकते हैं, और इसीलिए जिसे काउंट कर सकते हैं उसे काउंटेबल नाउन के अंतर्गत रखा गया है। तो दैट मीन्स वी कैन से दैट दोज नाउन्स विच कैन बी काउंटेड आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन्स एंड दोज नाउन्स विच कैन नॉट बी काउंटेड आर कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन्स। अनकाउंटेबल नाउन्स टेक्स अनकाउंटेबल नाउन टेक्स मेटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत आते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मेटेरियल नाउन, क्योंकि इसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं और इसे काउंट करना इम्पॉसिबल है। इसे हम मेजर कर सकते हैं, इसे हम फील कर सकते हैं, इसे कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन काउंट नहीं कर सकते। दैट्स वाई
these two nouns, that means abstract nouns and material noun, come under countable noun. दोस्तों पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो अगला भाग होगा वो आगे की वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा, और इस वीडियोज़ में जो भी मुझसे मिस्टेक्स हुए होंगे, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू टू फॉरगिव मी, एंड थैंक यू सो मच बिकॉज यू वॉच्ड माई video in the form of this lecture for a long period of time. Thank you so much.